स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए के फ्लैग पर बने 50 स्टार्स और 13 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स के क्या मायने हैं? यहाँ 13 रेड एंड व्हाइट हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स रिप्रेजेंट करती हैं अमेरिका की 13 ओरिजिनल कॉलोनीज को और 50 स्टार्स रिप्रेजेंट करते हैं अमेरिका के प्रेजेंट 50 स्टेट्स को। लेकिन अमेरिका के इतिहास में इसके अलावा कई ऐसे फ्लैग्स की कहानी दफन है जो अमेरिकन सोसाइटी में दूसरी कम्युनिटीज के रेशियल ऑपरेशन की यादों को उजागर करती है। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही फ्लैग की है। ये कहानी रिबेलियन, रेसिज्म और यूएस में हुए सिविल वॉर के असल इतिहास को लेकर डिसएग्रीमेंट से जुड़ी हुई है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी मेंस के GS2 में पूछे जा सकते हैं। इससे जुड़ी हुई और भी बातें हम वीडियो के अंत में करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 6 जनवरी को यूएस कैपिटल में डेंजरस राइट्स देखने को मिले। 2020 में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिस्पॉन्स में आर्म्ड इंसर्जेंट्स के एक मॉब के द्वारा यूएस कैपिटल पर अटैक किया गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के सपोर्टर्स के हाथों में अमेरिकन फ्लैग की तरह ही दिखने वाला एक दूसरा फ्लैग मौजूद था। इस फ्लैग का नाम था कॉन्फेडरेट फ्लैग या फिर बैटल फ्लैग। इस फ्लैग को सदर्न क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस तरह का फ्लैग यूएस में पहली बार देखने को नहीं मिला है। ये अक्सर वहां पर होने वाली हेट रैलीज और लिंचिंग्स में शामिल होने वाले लोग अपने साथ कैरी करते हैं। जहां एक तरफ व्हाइट कम्युनिटीज इसको सदर्न स्टेट के रिबेलियस नेचर का सिंबल बताती हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक कम्युनिटीज के लोग इसको ब्लैक अमेरिकन्स के ऑपरेशन का प्रतीक मानते आए हैं। इस फ्लैग को यूएस कॉन्फेडरेसी से कनेक्ट किया जाता है, जो काफी समय पहले एक शॉर्ट पीरियड के लिए अमेरिका के यूनियन से टूटकर अलग हो गई थी। हालांकि ये फ्लैग कॉन्फेडरेसी से बहुत क्लोजली लिंक्ड है, लेकिन असल में ये कभी उसका ऑफिशियल सिंबल नहीं रहा। लेकिन यहाँ मेन सवाल ये है कि आखिर इस कॉन्फेडरेसी या उससे जुड़े सिंबल का आज के यूएस से क्या लेना देना है? इस द बैटल फ्लैग को कॉन्फेडरेसी से क्यों जोड़ा जा रहा है? इसका यूएस में होने वाले प्रोटेस्ट में यूज क्यों किया जाता है? और क्या ये किसी रेसिज्म को दर्शाता है या फिर इसको केवल अमेरिकन यूनिटी को थ्रेटन करने के लिए ही यूज किया जाता है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपको इंटरप्ट करने के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, PSIR एंड ज्योग्राफी के भी बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, जिन्हें आप 12,499 के डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर सकते हैं अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। उन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 22 अगस्त मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स, बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें आपको अमेरिकन सिविल वॉर के इतिहास में लेकर चलना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जुलाई 4, 1776 को सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में एक ऐतिहासिक घोषणा हुई। इस दिन यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्ट किया गया और यूएस की सभी कॉलोनीज ने ब्रिटेन से अपने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। ब्रिटिशर्स की 13 कॉलोनीज ने खुद को इंडिपेंडेंट स्टेट्स डिक्लेयर किया। 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत ब्रिटिशर्स को अमेरिका की इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज करनी पड़ी। 1787 में यूएस के फाउंडिंग फादर्स ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर और फेडरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। पोटोमैक रिवर के तट पर बेस वॉशिंगटन को यूएस का कैपिटल बनाया गया और जॉर्ज वॉशिंगटन यूएस के सबसे पहले प्रेसिडेंट बने। ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट हुई यूएस की 13 कॉलोनीज को उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नर अलॉट किया गया, जिसके चलते उनको अपनी सोवर्निटी वापस मिली। वहीं वेस्ट में मिनिमम 60,000 फ्री सिटीजन्स की पॉपुलेशन वाले सभी टेरिटरीज को नए स्टेट्स बनाने के लिए अलाउ कर दिया गया। अब धीरे धीरे नए स्टेट्स बन रहे थे और यूनाइटेड स्टेट्स की लिस्ट में ऐड होते जा रहे थे। इंडिपेंडेंस के वक्त यूएसए केवल 13 फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज से मिलकर बना।
लेकिन 1803 में यूएसए के लीडर्स ने वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की शुरुआत की जब थॉमस जेफरसन ने फ्रांस से $15 मिलियन में लुइसियाना को परचेज किया। लुइसियाना गल्फ ऑफ मेक्सिको के तट पर पड़ने वाला यूएस का एक सदर्न ईस्ट स्टेट है। इस परचेज ने यूएसए की टेरिटरी को डबल कर दिया। मैक्सिकन अमेरिकन वॉर हारने के बाद मेक्सिको ने अपनी टेरिटरी का लगभग आधा लैंड यूएसए को दे दिया। इसमें प्रेजेंट डे टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको, एरिजोना, नेवाडा, यूटा और पोर्शंस ऑफ कोलोराडो और व्योमिंग मौजूद थे। अब अगर बात करें साउथ की, तो यूएस के सदर्न स्टेट्स एग्रीकल्चर पर निर्भर करते थे और ये स्लेवरी को भी सपोर्ट करते थे। वो कहते थे कि स्लेव्स पर रूल करना उनका नेचुरल राइट है। कॉन्फेडरेसी के वाइस प्रेसिडेंट एलेक्जेंडर एच स्टीवंस का कहना था कि नेग्रो यानी ब्लैक पीपल व्हाइट के समान नहीं हो सकते और केवल यही सच्चाई है। जबकि नदर्न स्टेट्स इंडस्ट्रियल थे और वो स्लेवरी के खिलाफ थे। दोनों ही साइड्स अपना अपना मॉडल नए वेस्टर्न स्टेट्स पर लागू करना चाहते थे। इसके चलते नदर्न और सदर्न स्टेट्स के बीच दूरियां और भी ज्यादा बढ़ गईं। अब्राहम लिंकन 1860 में यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए, जो खुद स्लेवरी के अगेंस्ट थे। इसके रिस्पॉन्स में सदर्न स्टेट्स ने धीरे धीरे खुद को अमेरिकन यूनियन से अलग करना शुरू कर दिया। इन सभी सिसीडेड स्टेट्स ने खुद को कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिक्लेयर कर दिया। इसी के चलते नॉर्थ के यूनियनिस्ट और साउथ के कॉन्फेडरेट्स के बीच एक सिविल वॉर छिड़ गया। कॉन्फेडरेट्स ने 12 अप्रैल 1861 को फोर्ट समर पर अटैक करके इस सिविल वॉर की शुरुआत की। इस अटैक में उन्होंने एक ब्लू बैनर पर बने सिंगल व्हाइट स्टार को अपना फ्लैग बताया। इसको बॉनी ब्लू फ्लैग भी कहा गया। लेकिन जैसे जैसे स्टेट्स यूनियन से टूटकर अलग होते गए, कॉन्फेडरेसी ने अपना फर्स्ट फ्लैग अडॉप्ट किया। इस फ्लैग का नाम था स्टार्स एंड बार्स। इसकी डिजाइनिंग 4 मार्च 1861 को ही शुरू हो गई थी। शुरुआत में इस पर 7 व्हाइट स्टार्स और 3 रेड एंड व्हाइट स्ट्राइप्स थी। हर व्हाइट स्टार कॉन्फेडरेसी के स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसे जैसे सदर्न स्टेट्स कॉन्फेडरेसी का हिस्सा बन रहे थे, वैसे वैसे इस फ्लैग पर व्हाइट स्टार्स ऐड किए जा रहे थे। दोस्तों, ये फ्लैग अमेरिकन यूनियन के फ्लैग से अलग तो था, लेकिन स्टार्स और स्ट्राइप्स का ये डिजाइन दोनों में काफी हद तक सिमिलर था। बैटलफील्ड में दूर से इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता था। कई बार नॉर्थ और साउथ के ट्रूप्स फ्लैग में कंफ्यूज होकर अपने ही सोल्जर्स पर फायर कर देते थे। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मई 1, 1863 को कॉन्फेडरेसी ने अपने फ्लैग को एक नया डिजाइन दिया। इस बार एक व्हाइट बैनर चुना गया। इसके लेफ्ट अपर कॉर्नर में एक रेड स्क्वायर था। इसके ऊपर एक ब्लू स्ट्राइप्स में एक्स शेप्ड पैटर्न बना हुआ था, जिसको सेंट एंड्रयूज क्रॉस भी कहा जाता है। इस क्रॉस के ऊपर कॉन्फेडरेसी के स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले व्हाइट स्टार्स मौजूद थे। तब आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस फ्लैग को आज सदर्न क्रॉस या कॉन्फेडरेट फ्लैग कहा जाता है, वो असल में कॉन्फेडरेसी का ऑफिशियल फ्लैग नहीं था, बल्कि कॉन्फेडरेसी के सेकंड फ्लैग पर वो केवल लेफ्ट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट किया गया था। इस फ्लैग का एक मेजर हिस्सा प्लेन व्हाइट था और व्हाइट फ्लैग वॉर में सरेंडर करने पर यूज किया जाता था। इसको अवॉइड करने के लिए कॉन्फेडरेसी ने 4 मार्च 1865 को अपना थर्ड और फाइनल फ्लैग तैयार किया, जिसमें उन्होंने अपने व्हाइट फ्लैग पर एक रेड स्ट्राइप को ऐड कर दिया ताकि अब ये पूरी तरह से व्हाइट ना दिखे। खैर, इसके एक ही मंथ बाद 1865 में सदर्न स्टेट्स ने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सदर्न क्रॉस वाला फ्लैग, जिसको आज हम कॉन्फेडरेसी से एसोसिएट करते हैं, वो असल में नदर्न वर्जीनिया की आर्मी का रेजिमेंटल फ्लैग था। सिविल वॉर के दौरान कॉन्फेडरेट की अलग अलग रेजिमेंटल आर्मीज अलग अलग फ्लैग्स यूज किया करती थी, लेकिन अपनी ह्यूज स्ट्रेंथ और अर्ली सक्सेस की वजह से वर्जीनिया आर्मी कॉन्फेडरेसी की प्राइमरी मिलिट्री फोर्स के रूप में उभरी और इसीलिए इस फ्लैग को कॉन्फेडरेसी से एसोसिएट किया जाता था। खैर, सिविल वॉर के खत्म होते ही साउथ में एक रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत नॉर्थ अमेरिका ने ब्लैक सिटीजन्स के प्रति सदर्न स्टेट्स की एग्रेसिव इमेज को सुधारने की कोशिश की। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट लाया गया, जिसके चलते स्लेवरी को एबॉलिश किया गया और 3.5 मिलियन स्लेव्स को फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। ब्लैक अमेरिकन्स को सिटीजनशिप और वोटिंग राइट्स दिए गए। खैर, जब 1877 में ये रिकंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, उसके बाद सदर्न स्टेट्स की व्हाइट कम्युनिटीज ने अपनी पावर को रीगेन करने की कोशिश की। अर्ली 20th सेंचुरी में व्हाइट सदर्नर्स ने साउथ की एक ऐसी इमेज तैयार की जिससे ये दर्शाया गया
कि उन्होंने वो वॉर स्लेवरी को अपहोल्ड करने के लिए नहीं, बल्कि उनके सदर्न स्टेट के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, क्योंकि उनको बार बार नदर्न एग्रेशन और इंटरफेरेंस का शिकार होना पड़ता था। जैसे जैसे कॉन्फेडरेट वेटरन्स की डेथ होनी शुरू हुई, यूनाइटेड डॉटर्स ऑफ द कॉन्फेडरेसी जैसे ग्रुप्स उनके मेमोरी में अपनी वैल्यूज को प्रमोट करने लगे। उन्होंने अपनी हिस्ट्री को सदर्न स्टेट्स की ऑफिशियल डॉक्ट्रिन के रूप में प्रोजेक्ट किया। उन्होंने ब्लैक्स को विलेन बनाकर पोर्ट्रे करना शुरू किया। इन वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए साउथ में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कू क्लक्स क्लान का पुनर्जन्म हुआ। इन्होंने कॉन्फेडरेट बैटल फ्लैग को व्हाइट सुप्रीमेसी के ऑफिशियल सिंबल के रूप में रिकॉग्नाइज किया। इस फ्लैग को ब्लैक कम्युनिटीज के अगेंस्ट फियरफुल एनवायरनमेंट पैदा करने के लिए यूज किया जाने लगा। जहां भी व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट प्रोटेस्ट करते, वो इस फ्लैग को लेकर पहुंच जाते थे। इस रेशियल डिवीजन को फर्दर प्रोटेक्ट करने के लिए 1948 में सदर्न डेमोक्रेट्स ने डिक्सीक्रैट्स यानी स्टेट्स राइट्स डेमोक्रेटिक पार्टी को फॉर्म किया। उन्होंने कॉन्फेडरेट बैटल फ्लैग को अपने पार्टी फ्लैग के ऑफिशियल फ्लैग के रूप में अडॉप्ट किया। रेशियल सेग्रीगेशन और व्हाइट सुप्रीमेसी के आइडियल्स को पब्लिक में प्रमोट करने के लिए उन्होंने इस फ्लैग की पॉपुलैरिटी को फिर से जीवित किया। देखते ही देखते ये फ्लैग सिविल राइट मूवमेंट्स और रेशियल इंटीग्रेशन के खिलाफ रिबेलियन का सिंबल बन गया। लेकिन 1956 में यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन केस में रेशियल सेग्रीगेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। इसके रिस्पॉन्स में साउथ के कई स्टेट्स जैसे कि जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना और अल्बामा ने कॉन्फेडरेट बैटल फ्लैग या उससे मिलते जुलते सिंबल्स को अडॉप्ट कर अपने ऑफिशियल फ्लैग के रूप में अडॉप्ट किया। इस फ्लैग को यूएस के नॉर्थ से लेकर साउथ रीजन्स, टीवी शोज, मूवीज, बुक्स, पॉपुलर कल्चर और हर रिबेलियस इवेंट में प्रमोट किया गया। सदर्न सोल्जर्स इसको कोरियन और वियतनाम वॉर्स में भी प्रमोट करने लगे। ब्लैक पीपल के लाइवलीहुड और उनके राइट्स के अगेंस्ट जाने वाले हर व्यक्ति इस फ्लैग को गर्व से लहराता था। 1968 में मार्टिन लूथर किंग के असैसिनेशन के बाद वियतनाम की धरती पर जहां एक तरफ यूएस का नेशनल फ्लैग इस शोक पर झुका दिया गया, वहीं दूसरे रीजन्स में सदर्न सोल्जर्स ने इसी कॉन्फेडरेट फ्लैग को शान से होइस्ट किया। आने वाले दशकों में इस फ्लैग की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। जहां एक तरफ इसको सदर्न अमेरिकन्स द्वारा अपनी सुप्रीमेसी के नॉस्टैल्जिक सिंबल की तरह देखा जाता, वहीं दूसरी तरफ अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी इसको डीप रेसिज्म के बैनर के रूप में देखती थी। आगे चलकर इसको ब्लैक एक्टिविस्ट और उनके व्हाइट एलाइज द्वारा हर पॉसिबल तरीके से रेजिस्ट किया गया, क्योंकि ये उनके एंसेस्टर्स के इंस्लेवमेंट का प्रतीक है। कई दशकों से ब्लैक अमेरिकन्स इसको पब्लिक स्पेसेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हटाने की मांग करते आए हैं, लेकिन अब भी उस रेशियल सिंबल का यूज अमेरिका में पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये बैटल फ्लैग ना तो कभी कॉन्फेडरेट कांग्रेस के द्वारा यूज किया गया, ना ही कॉन्फेडरेसी के टाइम पर उसको किसी स्टेट कैपिटल पर होइस्ट किया गया, और ना ही यहाँ के वेटरन ग्रुप्स ने इसको किसी भी ऑफिशियल तौर पे यूज किया। अगर डिक्सीक्रैट्स और कू क्लक्स क्लैन जैसे रेसिस्ट ग्रुप्स और पार्टीज इसको एग्रेसिवली प्रमोट नहीं करती, तो शायद ये इतना ज्यादा पॉपुलर होता ही नहीं। हालांकि आज उन इवेंट्स को कई साल बीत चुके हैं। स्लेवरी को अमेरिका में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, लेकिन आज 21वीं शताब्दी में ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे कैंपेन्स के अगेंस्ट इन फ्लैग्स का रेज होना ये दिखाता है कि अमेरिकन सोसाइटी में अभी भी रेसिज्म को सपोर्ट किया जाता है। कैपिटल राइट्स में इसके यूज को लेकर हुई कंट्रोवर्सी ये दर्शाती है कि आज 160 साल बाद भी ये डिविजन्स अमेरिकन सोसाइटी में कितने रेलेवेंट हैं। भले ही आज कुछ सदर्न अमेरिकन्स इसको अपने हेरिटेज और लॉस्ट ग्लोरी को रिवाइव करने के लिए यूज करें, लेकिन ब्लैक सिटीजन्स को ये आज भी उनके सदियों से चले आ रहे ऑपरेशन की याद दिलाता है, और इसीलिए इस कहानी को जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी यूएस के इतिहास से जुड़े एक इंटरेस्टिंग चैप्टर की, और हमने ये भी डिस्कस किया कि यूएस की हिस्ट्री में कौन कौन से अलग अलग फ्लैग्स का अलग अलग महत्व रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स हर घर तिरंगा कैंपेन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सक्सेस ऑफ इंडियाज हार्ड एंड इंडिपेंडेंस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।